चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे, ये 3 सेक्टर्स पे कैसे इम्पैक्ट हुआ था। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्टर होता है जिसे बोलते हैं क्या, डेमोग्राफिक कंडीशन, है ना। डेमोग्राफिक कंडीशन मीन्स यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात होती है कि वो कैसी है, उनके हेल्थ के बारे में बात होती है, और उनकी कंडीशन, जो लिविंग कंडीशन होती है, उनके बारे में बात होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है पढ़ने के लिए और ये जानने के लिए कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कि ये इस सेक्टर में क्या क्या कंडीशन थी, उन्होंने क्या किया इसके साथ, कितने हद तक सुधारे या क्या और बिगाड़ दिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। इस डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, सबसे जरूरी एक चीज है जो कि मोस्टली क्वेश्चन पूछता है जरूर से 1 नंबर में या कैसे भी, या अगर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने को बोल जाए तो वो 3 नंबर में भी पूछ सकता है। क्या कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था इंडिया के अंदर, पहला ऑफिशियल फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था इंडिया में कब, इन द ईयर 1881। कौन सी ईयर में? 1880। हाँ, सिर्फ अंजेश के माइक अनम्यूट हो पाता है अभी भी, और किसी का नहीं हो पा रहा है। जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था, सेंसस मतलब पता है क्या होता है, जनगणना, है ना। अभी भी होता है सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1881 में। और इस टाइम उसके बाद से डिसाइड हुआ था कि 1881 के बाद ये उन्होंने, उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, ब्रिटिशर्स ही करवाए थे ये, है ना। उन लोगों ने डिसाइड किया कि आफ्टर एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के बाद जो है सेंसस जो है कंट्री में होगा। तब से ये डिसाइड हो गया था, पहली बार होने 1881 में होने के बाद, है ना। अब इसमें एक चीज है जिससे क्वेश्चन पूछता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं, व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये टर्म होता क्या है ना। इसको याद करने के लिए हम समझ सकते हैं ऐसे कि जो ईयर है 1921, देखो क्या होता है ना, कि जो इंडिया की पॉपुलेशन होती है, इंडिया की क्या, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है, उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन को किसी भी कंट्री की 3 स्टेजेस में अगर डिवाइड की जाती है, तो एक एक स्टेज जो होता है, पहला स्टेज जहां पे हाई बर्थ रेट रहता है और हाई डेथ रेट होता है ना। दूसरा स्टेज है जहां पे क्या होता है, हाई बर्थ रेट होता है और डेथ रेट जो होता है वो हाई तो नहीं होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं मॉडरेट होता है, ओके। और जो थर्ड स्टेज होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो जो क्या कहते हैं ना, कंट्रीज को मोस्टली डिवाइड किया जाता है उनके डेवलपमेंट कंडीशन के हिसाब से। तो जो मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, वहां पे हाई बर्थ रेट भी होता है और हाई डेथ रेट भी होता है, यानी कि उनकी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है, यानी कि पॉपुलेशन की कंडीशन अच्छी नहीं है, ये दोनों चीजें हाई नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी ऐसी कंडीशन हमेशा अंडर डेवलप कंट्री में देखी जाती है। और हाई बर्थ रेट हो और मॉडरेट डेथ रेट हो, यानी डेथ रेट थोड़ी कम हुई है, इसका मतलब है कि थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी या लोगों के न्यूट्रिशन वगैरह, उनकी लिविंग कंडीशन थोड़ी सी बेटर हुई होगी। इस ये जो टर्म था, ये जितना भी ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन के बाद इस वाले ड्यूरेशन में ये जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे थोड़ी सी बेटर कंडीशन हुई होगी, या मेडिकल फैसिलिटी बोल सकते हैं, या लोगों की लिविंग कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है थोड़ा कम हो गया, डेथ रेट में गिरावट आई थोड़ी, है ना। और ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है हमें डेवलपिंग कंट्री में। कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां बर्थ रेट तो अभी भी हाई होता है, लेकिन डेथ रेट में थोड़ा मॉडरेटली डिक्रीज करता है ये। तो यहाँ पे पाया गया था, यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि इन द ईयर 1921 ईयर में
के अराउंड में इससे पहले के जितने भी टाइम था, 1921 के पहले जितना भी था ईयर था, इंडिया के अंदर हाई बर्थ रेट भी चल रहा था और हाई डेथ रेट भी चल रहा था। लेकिन 1921 को ऑब्जर्व किया गया कि इस वाले ईयर के बाद से यहाँ की जो है हेल्थ कंडीशन थोड़ी सी डेवलप करने लगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम इस स्टडी के हिसाब से हमें ये पता चला था कि जो इंडिया की स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, वो अंडर डेवलप से अब डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ गया था। और आज भी इंडिया कहाँ पे है बताओ? इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री कहलाता है क्या? इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में आता है या अभी भी? नो मैम। अभी भी डेवलपिंग कंट्री है ना? अभी भी इंडिया इसी स्टेज में है, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप्ड अभी भी नहीं हो पाया है। तो जो है ये जो ईयर है, इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि ये इस वाले पर्टिकुलर ईयर से 1921 से अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिफर हुआ। यानी कि यहाँ पे इंडिया का जो लिविंग कंडीशन था या पॉपुलेशन की जो कंडीशन थी, स्टेजेस थी, उसमें चेंजेस आई थी। इसीलिए पर्टिकुलर ईयर ईयर 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, क्योंकि ये पॉपुलेशन को अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज से लेके सेकंड स्टेज में डिवीजन का काम यही वाला ईयर करता है, 1921। क्लियर हुआ? तो उसमें लिखा भी है कि बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकंड स्टेज of the transition began in 1921, so the year 1921 is described as the year of great divide. Clear? No. फिर है नेक्स्ट, the demographic condition during the colonial rule is described in the following points. क्या इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन थी? इसे अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को डिफाइन करेंगे तो ऐसे बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे हाई बर्थ रेट था एंड डेथ रेट था। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ऐसी कंडीशन थी। बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। हर 1000 पे, 1000 पे जितने बच्चे बर्थ लेते हैं, बॉर्न करते हैं, यानी पैदा होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट, है ना? डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। और एक साल में 1000 में से कितने जो है लोगों की डेथ होती है, वो होता है क्या? डेथ रेट। तो ड्यूरिंग दी कॉलोनियल गवर्नमेंट पीरियड इंडिया में बर्थ रेट था 48 पर 1000 और डेथ रेट था 40 पर 1000। समझ में आया? यस मैम। ओके। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही हाई था। पर 1000 में से 48 था बर्थ रेट एंड 40 था डेथ रेट। क्लियर? फिर सेकेंड पॉइंट होता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब हमें पता है क्या होता है ना? पता है? यस मैम। कितने लोग जो है रीड एंड राइट कर सकते थे, यानी पढ़ लिख सकते हैं, उनकी बात हो रही है। तो बहुत ही इस टॉपिक से पता चल रहा है कि बहुत ही कम लिटरेसी रेट था। ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज 16। इसमें सिर्फ इतनी सी चीजें इसलिए लिखी है ना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछता है कि ओवरऑल लिटरेसी रेट बताओ कितनी थी, है ना? ओवरऑल का मतलब होता है कि पूरे कंट्री में कुल मिला के कितने लोग लिटरेट थे। तो 16% टोटल जितनी भी पॉपुलेशन थी, पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ 16% लोग लिटरेट थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम। सिर्फ और सिर्फ 16%, है ना? 100% में से 16% लोग लिटरेट थे। ओवरऑल की बात हो रही है। अगर हम उस ओवरऑल में भी अगर मेल और फीमेल में अलग अलग करेंगे तो इस 16% में सिर्फ 7% ऐसे जो थी वो क्या थी? फीमेल लिटरेसी रेट थी। 7% फीमेल लिटरेसी रेट थी, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। यानी टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 7% फीमेल जो थी वो लिटरेट थी। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। उसी दौरान पे ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी बहुत ही पुअर थी कंट्री में।
public health facilities was unavailable to large mass of population. As a result, water and airborne diseases were widespread. जो public health facilities थी वो बिल्कुल ही क्या थी, ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं थी. बहुत ही कम एरिया में, ऐसी बहुत ही कम एरिया थी जहाँ पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मिल पाती थी. और लार्ज पॉपुलेशन, बहुत छोटी छोटी जगह भी होती थी कि अगर वो ज्यादा पॉपुलेशन कोई बीमारी लेके कोई एपिडेमिक वगैरह आया तो उसके लिए बिल्कुल भी डील नहीं कर पाते थे. और इसकी वजह से इतनी पुअर हेल्थ कंडीशन होने की, हेल्थ फैसिलिटी होने की वजह से उस टाइम पे एयर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिसीज बहुत ही तेजी से फैला करते थे क्योंकि लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था टाइमली, है ना. और फोर्थ पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी पहले पढ़ा हुआ है, किसी को याद है कि क्या होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? हाँ, इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, या इन्फेंट किसे कहते हैं ये पता है किसी को? यस मैम. किसे कहते हैं? मैम जो छोटे बच्चे होते हैं. कितने छोटे बच्चे? कितने छोटे बच्चे? एज नहीं मालूम. नहीं तो एज नहीं मालूम तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी में आएंगे कैसे? जो बच्चे 1 साल से कम एज के होते हैं, मतलब वो अपने एज का 1 ईयर भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं उसे इन्फेंट मोर्टालिटी, है ना. अगर हम उसी को पर 1000 कितने बच्चे जो कि बिलो द एज ऑफ 1 ईयर थे उनकी डेथ होती है, उसको हम पर 1000 में कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. क्या समझ में आया कि जिन बच्चों की एज लेस देन 1 ईयर होती है उन्हें बोला जाता है इन्फेंट. अगर लेस देन 1 ईयर के बच्चों की डेथ होती है और बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब कि 1 साल से कम उम्र में उन बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ फैसिलिटी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है या उनको अच्छी मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाती है उसकी वजह से, तो उन बच्चों को इन्फेंट मोर्टालिटी, उस चीजों को इन्फेंट मोर्टालिटी कहते हैं. अगर हम इसे पर 1000 कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. देखो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज. जितने भी नंबर ऑफ इन्फेंट्स हैं यानी कि बिलो दी 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है. इन्फेंट मतलब यहाँ पे 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बोलते हैं, उनकी बात हो रही है. डाइंग बिफोर दी रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000, हर 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल के कम के हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उसे बोलते हैं क्या, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ओके. और यहाँ बोला इस पॉइंट में कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड क्या था, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, यानी कि बहुत ज्यादा जो है बच्चों की डेथ हो रही थी. द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1000. हर 1000 में से 218 बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ हो रही थी, ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 45 पर 1000 इन 2011. जब 2011 के सेंसस से डेटा लिया गया तो उसके कंपैरिजन में ये बताया गया है कि 2011 में तो 44 स्टूडेंट कह रहे हैं, इन्फेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो रही थी पर 1000 में, लेकिन उस दौरान में 218 थे, ठीक है. स्टार इसलिए मार्क्ड है, ये हाईलाइट इसलिए है क्योंकि ये सारे डेटा आपको याद करने, मेमोराइज करना है. इससे फर्स्ट चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा और एग्जैक्टली सेम बताना रहता है हमें, ठीक है. एमसीक्यू टाइप में भी, और जब एग्जामिनर वाइवा लेता है उसमें भी पूछ सकता है, कहीं पे भी लिखने में भी काम आएगा एग्जाम में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस में आए तो. गलत डेटा नहीं लिखना है कुछ चीजों में, और ऐसी जो जो चीजें हो वो सारे हाईलाइटेड हैं कि उनको अच्छे से याद करना है. क्लियर हुआ यहाँ पे? Yes. ओके ओके ओके. फिर नेक्स्ट है पॉइंट 5th वाला, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है कि कितना साल तक एवरेज जो एज है जीने की ना, कितने जो लोग हैं वहां के उस टाइम पे, कितने नंबर ऑफ इयर्स जो है
जिंदा रह सकते हैं, उसको कह सकते हैं हम लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, कितने साल तक वो जी सकते हैं, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी, मतलब ज्यादा लंबा समय तो नहीं जिंदा रहते थे लोग उस टाइम पे। उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी, ऐसा लिविंग कंडीशन उतनी बेटर नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये सारी चीजें ही हम लोग इसमें डेमोग्राफिक कंडीशन में पढ़ रहे हैं। तो लो एक्सपेक्टेंसी रेट थी लगभग कितनी, 44 ईयर्स तक की थी। कितनी थी, 44। लो एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, 32 ईयर्स, इन कॉन्ट्रास्ट टू 6.65 जो कि प्रेजेंटली अगर अभी के देखा जाएगा आज के टाइम पे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 68 ईयर्स की हो गई है। मतलब कि ऑन एन एवरेज 68 ईयर्स तक जो है लोग रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये भी ज्यादा ही है, इससे भी और कम हो गई अब तो। 2011 की अगर सेंसस की बात की जाएंगे तो वहां पे 65.65.5 ईयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सेंसस कब होने वाला है, अब किसी को पता है? जनगणना कब होने वाली है, किसी को पता है? 2021। 2021, हाँ इसी साल होने वाला था, लेकिन कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं हुआ, वरना अभी इस साल फिर से होता। 6 पॉइंट है इसका, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये तो पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी से, कि देयर वाज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंडेड पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कोई रिलायबल मतलब, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे पॉवर्टी जो है ना कैलकुलेट नहीं होती थी, तो एक एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितनी पॉवर्टी थी। अभी तक जो है पॉवर्टी कैलकुलेशन का, पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका इस समय शुरू नहीं हुआ था उस दौरान। लेकिन कोई हम लोग इतनी सारी जो एक वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और ये सारे की कंडीशन देखने के बाद अपने आप बता सकते हैं कि जो है एक्सटेंसिव पॉवर्टी होती थी उस टाइम पे इंडिया में। ओके। उसके बाद जो है the overall standard of living of common people in India was very low and there was widespread poverty in the country। यही बोल रहा है कि जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड था वहां के इंडिया के लोगों का उस दौरान, वो बहुत ही कम था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, उनके रहने सहने का, उनके खाने पीने का तरीका, है ना, कि वो कैसा खाना खाते हैं, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन फुल बैलेंस डाइट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, वो उनके लिए उनकी जो है हेल्थ कंडीशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। और उनकी अगर पॉवर्टी नहीं होती है तो क्या उनके जो रहने का तरीका है, मतलब वो एजुकेशन हो ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, लिटरेट हो पाते हैं कि नहीं। फर्दर लिटरेसी ही जो है उनकी आगे फ्यूचर भी डिसाइड करेगी कि वो आगे चल के और पैसे कमा पाएंगे या उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी जो है पॉवर्टी में ही रह जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इफेक्ट करती थी। समझ में आई बात? यस मैम। डेमोग्राफिक कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत तरीके का क्वेश्चन बन पाता है, और इसमें जो है कुछ डेटा भी है, जैसे कि ये बर्थ रेट कितना था, कितना था बर्थ रेट इंडिया का, 48 पर 1000, और डेथ रेट था 40 पर 1000। ठीक है। एमसीक्यू टाइप के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की बर्थ रेट थी 48 पर 1000, डेथ रेट थी 40 पर 1000। लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी था 16%, और उसमें से फीमेल लिटरेसी थी ओनली 7%। ओवरऑल लिटरेसी 16% थी, एंड आउट ऑफ दिस 16% में से सिर्फ 7% ऐसे लोग थे। टोटल 100 में से 7% की बात नहीं हो रही है, जो 16% पढ़े लिखे थे उसमें सिर्फ 7% ऐसे फीमेल थी जो एजुकेटेड थी। ठीक है। एजुकेटेड क्या, वो लिटरेट थी, मतलब बेसिक उनको रीडिंग राइटिंग आती थी करने। हेल्थ कंडीशन, पुअर हेल्थ कंडीशन थी, फैसिलिटीज नहीं थी कोई हॉस्पिटल, और एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न डिसीज बहुत होती थी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ हो गया कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ड्यूरिंग दैट पीरियड। 218 218 जो थे पर पर 1000 इन्फेंट्स जो थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, 218 पर 1000, है ना।
जो कि अगर आज 2011 के सेंसस की बात की जाएंगे उसके अकॉर्डिंग 44 पर थाउजेंड थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अराउंड 44 ईयर्स थी, और जो कि प्रेजेंटली कितनी है 68 ईयर्स है। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़े, सिक्स पॉइंट क्या पढ़े थे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। समझ में आई बात? Yes. ईयर ऑफ ग्रेट, Yes. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर था? 1921। 1921। और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881. अच्छा, ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ है जिसे ब्रिटिश कराए है ना, ब्रिटिशर्स कराए थे। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, ऑफिशियल सेंसस जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये हम बताए तो नहीं है अभी, लेकिन अभी बताओ अपने आप से। 1881 में तो ब्रिटिशर्स कराए थे। 51? हाँ कीर्ति, 51 बोल रही हो? Yes, ma'am. 51 सही है? नहीं मालूम. और बताओ, और लोग बताओ कि 51 सही है? हाँ, 1991। कितना? 1991। 91? यस मैम। नहीं, बहुत दिन हो गया, मतलब 91 तो बहुत देर हो गई, और पहले हुआ था। और कोई बताएगा? हाँ, और कोई बताएगा? बोलो। 1951, कीर्ति का आंसर बिल्कुल सही है। बताओ कैसे? 19, मैम बताइए हाँ बताओ। क्यों 1947. बिल्कुल बिल्कुल, यही लॉजिक है ही, एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी उसको। उसके बाद 51 में ही 10 साल कंप्लीट हुआ था, क्योंकि लास्ट वाला 41 में हुआ था। 41 के बाद 51 में जब होने जा रहा था तब इंडियन गवर्नमेंट आ गई थी। तो वो जो 1951 में सेंसस हुआ था वो इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया। तो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट का सेंसस होगा 1951 में। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाएगी तो 1881 में सेंसस फर्स्ट टाइम हुआ था। बात समझ में आई? हम्म। Yes, ma'am. हाँ, तो अगर हमें ईयर सब याद रहेगा तो उसमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग भी लगा के हम इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। स्टेटमेंट का भी ध्यान देना है कि इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है या ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, उस हिसाब से हमें मार्क करना रहेगा अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया तो। क्लियर? चलो, क्लास ओवर करें। नोट्स सेंड कर देंगे, या नोट्स जो है हम इसमें स्टडी मटेरियल वाले उसमें डाल देते हैं, ग्रुप में नहीं डालेंगे आज। ठीक है? Yes, ma'am. ऐप में ही नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलो, बाय बाय।